प्रिय विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विविक्त गणित के सतत चल रहे अध्याय ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने और मैं अध्ययन करवाने जा रहा हूं। उसमें आपके लिए ग्राफों पे जो संक्रियाओं के बारे में पूर्व में अध्ययन किया था, जिसमें दो संक्रियाओं के बारे में आपसे पूर्व में कुछ संक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें दो ग्राफों का संग, दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ थे। आज हम दो ग्राफों को किस तरीके से गुणा करते हैं और गुणा करके उन दो ग्राफों को किस तरीके से अपन बनाते हैं शीर्ष और कोरों के माध्यम से, वो आपको बतलाने जा रहे हैं। दो ग्राफ आपके लिए G1 बराबर V1 E1 तथा G2 बराबर V2 E2 यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इन दोनों ग्राफों का जो गुणनफल है वो G1 क्रॉस G2 के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये G1 क्रॉस G2 होता है, ये भी एक नया ग्राफ ही प्राप्त होता है, जिसको हम चाहें तो VE के द्वारा दर्शा सकते हैं। ये जो V होता है विद्यार्थियों, ये दोनों ग्राफ अर्थात G1 और G2 के शीर्षों के गुणनफल अर्थात V1 क्रॉस V2 के द्वारा दर्शाया जाता है। तो शीर्षों का समुच्चय इसमें V1 क्रॉस V2 होगा और V1 क्रॉस V2 के कोई दो शीर्ष अर्थात V1 V2 तथा V1 डैश V2 डैश परस्पर आसन्न होंगे यदि और केवल यदि V1 बराबर V1 डैश तथा V2 व V2 डैश के मध्य कोण E2 की होगी या इसके विलोम भी होगा। विद्यार्थियों, V1 क्रॉस V2 जो यहाँ पर बतलाया गया है, ये समुच्चय V1 का V2 के साथ में कार्तीय गुणनफल है, इसलिए यहाँ पर जो शीर्ष मिलेंगे वो क्रमित युग्म के रूप में आपको दर्शाए गए हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बतलाने की कोशिश करता हूं, जिसमें G1 को V1 V1 डैश E1 के द्वारा दर्शाया हुआ है और G2 को V2 V2 डैश E2 के द्वारा दर्शाया गया है। अब आप इनका जो गुणनफल है G1 क्रॉस G2 को लें तो सर्वप्रथम V1 क्रॉस V2 जैसा स्लाइड पर आप देख रहे हैं दर्शाए गए हैं। तो V1 क्रॉस V2 में आपके पास में 4 अवयव होंगे, इनको हम ग्राफ के द्वारा दर्शा देते हैं। आप देखें विद्यार्थियों, दो समुच्चय, एक V1 V1 डैश का है, दूसरा V2 V2 डैश का है। इनका कार्तीय गुणनफल जैसे अपन पूर्व में किया था वैसे ही कर लेंगे। सर्वप्रथम हम V1 का V2 V2 डैश के साथ में क्रमित युग्म बनाते हैं और उसके बाद में V1 डैश का V2 V2 डैश के साथ में क्रमित युग्म बनाते हैं। इन क्रमित युग्मों को अपन रेखांकित कर देते हैं और जो कोरें आपके पास में दोनों ग्राफों में दर्शाई हुई है उन कोरों को यहाँ पर देखते हुए दर्शा देते। तो ये दो ग्राफों के गुणनफल को मैंने आपको स्पष्ट किया। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है संयुक्त ग्राफ।
संयुक्त ग्राफ है ये भी कम से कम 2 या 2 से अधिक पर होता है। तो दो ग्राफ अपने पास में G1 बराबर V1 E1 तथा G2 बराबर V2 E2 दर्शाए हुए हैं। इन दोनों ग्राफों का जो संयुक्त ग्राफ है वो G1 बड़ा कोष्टक G2 होगा या G2 बड़ा कोष्टक G1 होगा। तो दोनों के अर्थात G1 और G2 के संयुक्त ग्राफ में शीर्षों का जो समुच्चय है वो V1 क्रॉस V2 ही होगा तथा V1 क्रॉस V2 के कोई दो शीर्ष V1 V2 तथा V1 डैश V2 डैश परस्पर आसन्न होंगे यदि और केवल यदि V1 तथा V2 के मध्य कोण E1 की होगी या V1 बराबर V1 डैश है तथा V2 व V2 डैश के मध्य कोण E2 की होगी। तो ये आपके पास में संयुक्त ग्राफ की परिभाषा आपको बतलाई है। अब संयुक्त ग्राफ की परिभाषा में और दो ग्राफों के गुणनफल में की परिभाषा में थोड़ा अंतर होता है, वो आपको उदाहरण की मदद से स्पष्ट हो जाएगा। की मदद से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो ग्राफ आपको यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। G1 जिसमें V1 और U1 शीर्ष है और दूसरे ग्राफ G2 में U2 V2 और W2 शीर्ष है। इन दोनों ग्राफों का जो संयुक्त ग्राफ है G1 संयुक्त G2 के बराबर होगा और G1 संयुक्त G2 G1 क्रॉस G2 के बराबर होता है। यहाँ पर V1 बराबर V1 U1 V2 बराबर U2 V2 W2 और इनका V1 क्रॉस V2 आपने निकाल लिया। V1 में 2 अवयव है, V2 में 3 अवयव है, अतः V1 क्रॉस V2 में 2 गुणा 3 अर्थात 6 अवयव होंगे। यदि ग्राफ तो अब आप देखिए, आप इन 3 शीर्षों को पहले नीचे दर्शाओगे और फिर अगले 3 शीर्षों को इनके ऊपर दर्शाओगे। जब गुणनफल हम करते थे तो उसमें जो कोरें आपके लिए ग्राफ दोनों ग्राफों में दी हुई होती थी उन्हीं को हम दर्शाते थे, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोरें काफ़ी कुछ बढ़ गई है। तो ये दो ग्राफों का संयुक्त ग्राफ के रूप में आपके पास में कॉन्सेप्ट स्पष्ट है। इसको आप कुछ कमेंट्स नोट्स आपके लिए मैं यहाँ बतला रहा हूँ। यदि ग्राफ G1 में N1 शीर्ष है और E1 कोर है एवं G2 में N2 शीर्ष है एवं E2 कोर है, तब G1 क्रॉस G2 में N1 N2 शीर्ष तथा N1 E2 प्लस N2 E1 कोर होगी। ये तो उन ग्राफों के गुणनफल के बारे में बात है, लेकिन जब उन ग्राफों का हम संयुक्त ग्राफ बनाएंगे G1 संयुक्त G2 तो उसमें शीर्ष तो N1 N2 ही होंगे, लेकिन कोरें N1 E2 प्लस N2 स्क्वायर E1 हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है, N2 डैश न रह के ये 2 है यहाँ पर। अर्थात जो कोरों की संख्या होगी G1 संयुक्त G2 में
वो N1E2 प्लस N2 स्क्वायर E1 के बराबर होगी। ये आपको ध्यान में रखना है संयुक्त ग्राफ के अंदर। इसलिए ये कोरें यहां पर बढ़ गई। आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए कितनी कोर है, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद में 7 और 8 9 और 10 11 और 12। तो आप देखिए विद्यार्थियों, N1 आपके पास में 2 है, E1 1 है, N2 आपके पास में कितने हैं, 3 है, और E2 भी 2 है। ठीक है, अब आप इसमें उस सूत्र को लगाएं और आपके पास में सेटिस्फाइड होगा। ग्राफों G1 तथा G2 का दूसरा संयुक्त ग्राफ G2 G1 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों संयुक्त ग्राफ तुल्य हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। ये विद्यार्थियों हमने आपको कुछ चीजें बताई। अब कुछ अन्य परिभाषाएं और आपको बतलाई जाती हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले मैं वाक के बारे में आपको बताता हूं। ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों एवं कोरों का जो एकांतर क्रम होता है वो एक वाक कहलाता है। कोई भी वाक सदैव शीर्ष से प्रारंभ होके शीर्ष पर ही समाप्त होता है, अर्थात वाक W से व्यक्त करते हैं। इसका मान V1 E1 प्लस V1 E1 V2 E2 V3 E3 डॉट 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 Vn-1 En-1 और Vn। इसे हम V1 Vn वाक के नाम से पुकारते हैं। यहां पर वाक का जो मूल बिंदु है, अर्थात जहां से वाक प्रारंभ हो रहा है, वो V1 है, और Vn जहां पर वाक का समापन हो रहा है उसको वाक का अंतिम बिंदु कहते हैं। यदि वाक का मूल बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं तो वाक आपका विवृत वाक कहलाता है। और यदि वाक का मूल बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, एक ही होते हैं, तो ऐसे वाक को हम संवृत वाक के नाम से पुकारते हैं। और वाक में जो कोरों की संख्या होती है वो वाक की लंबाई कहलाती है। जितनी कोरें होंगी वो उसकी लंबाई कहलाती है। वाक में शीर्ष या कोर की पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर किसी वाक में कोई कोर उपस्थित नहीं होती है तो ऐसे वाक को हम शून्य लंबाई वाला कहते हैं तथा उसे तुच्छ वाक के नाम से पुकारते हैं। तो ये विद्यार्थियों वाक के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन हुआ, और वाक के प्रत्येक पक्ष को
आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वाक्य के आगे अगला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ट्रेल। अब आगे की जो परिभाषाएं हैं वो सब वाक्य के ऊपर ही निर्भर करेंगे, तो वाक्य अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें। अर्थात वाक्य शीर्ष से प्रारंभ होके शीर्ष पर ही समाप्त होने वाला एक ग्राफ होता है। तो ट्रेल क्या होता है भाई, इसको भी हम लें। ऐसी वाक्य जिसमें किसी भी कोर की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, परमिसिबल नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम वाक्य की बात कर रहे थे तो उसमें हमने आपको ये स्वतंत्रता दी है कि वाक्य में शीर्ष की और कोर की पुनरावृत्ति हो सकती है। लेकिन जब ट्रेल की बात आएगी, परिभाषा आएगी, तो वाक्य को ट्रेल बनाते समय किसी कोर की पुनरावृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। ट्रेल के आगे अगली जो परिभाषा आ रही है वो आ रही है परिपथ की, अर्थात संवृत सर्किट की। जो संवृत ट्रेल होता है उसको हम परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं संवृत ट्रेल को। और ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं होती है, मतलब कोर की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं हुई जब तो ट्रेल बन गई, और शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं होगी तो वह वाक्य पथ बन जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। और संवृत पथ जो होता है उसे हम चक्र पुकारते हैं, साइकिल कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। इसके आगे मैं आपको एक विशेष प्रकार का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने अध्ययन किया उन्हीं पर रिलेटेड है। ये जो ट्रेल, परिपथ, पथ आपने अध्ययन किए, आयलर गणितज्ञ ने भी इनको परिभाषित किया। और जैसे आयलर ट्रेल के नाम से, आयलर परिपथ के नाम से, आयलर ग्राफ के नाम से आपके पास में वो पहुंचा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बतलाता हूं सब आयलर ट्रेल क्या होती है। ग्राफ जी। अब आयलर ट्रेल को परिभाषित करने के लिए हम किसी ग्राफ जी को लेते हैं और उस ग्राफ में ऐसी वाक्य जिसमें कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो। वैसे ट्रेल में कोर की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, लेकिन आप ग्राफ लें और उस ग्राफ में से ही कोई वाक्य बनाएं और ऐसा वाक्य बनाएं जिसमें कोर की पुनरावृत्ति नहीं है तथा जी की प्रत्येक कोर उपस्थित होनी चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम, ऐसे वाक्य को हम आयलर ट्रेल कहते हैं। इसके बाद में जो आयलर परिपथ की बात आती है तो ग्राफ जी में ऐसी संवृत वाक्य, क्योंकि परिपथ है तो संवृत होगा, जिसमें किसी कोर की पुनरावृत्ति नहीं है तथा ग्राफ जी की प्रत्येक कोर उपस्थित है, ऐसी आयलर रेखा इसे आयलर रेखा या आयलर ग्राफ भी कहते हैं।
संवृत वाक आप देख रहे हैं, जैसा आपको स्लाइड पर दर्शाया हुआ V1 E1 V2 E2 V3 E5 V5 E4 V4 E3 V3 E6 V1। ये एक आयलर ग्राफ है, समझ में आई बात। ऐसे ही आयलर पथ ग्राफ जी में ऐसी वाक जिसमें प्रत्येक शीर्ष कम से कम एक बार तथा प्रत्येक कोर ठीक एक बार उपस्थित हो। मतलब ग्राफ जी में ऐसा वाक जिसमें शीर्ष तो कम से कम एक बार हो और कोर ठीक एक बार हो, तो ऐसे वाक को हम क्या कहते हैं? आयलर पथ के नाम से पुकारते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बतलाई है। इनसे संबंधित कुछ प्रमेय और उदाहरण और आपको हम डिस्कस करेंगे। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।